इस वीडियो में हम नागौर के अहिच्छत्रगढ़ किले को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा किला जो बाहर से कठोर सैन्य दुर्ग दिखता है, लेकिन अंदर जाते ही महलों, चित्रों, हमामों, बारादरियों, बागों और फव्वारों की दुनिया खुलती है। हम देखेंगे कि रेगिस्तान के बीच बने इस किले में पानी कैसे जमा किया जाता था, टंकियों और नहरों से फव्वारे कैसे चलते थे, रानियों के लिए जल महल और बारादरी कैसे बनाए गए थे, और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स उस समय के शाही जीवन की कौन कौन सी कहानियां सुनाती हैं। तो चलिए अहिच्छत्रगढ़ के इस शाही संसार में प्रवेश करते हैं। नागौर राजस्थान के ऐतिहासिक मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है। यह जोधपुर से लगभग 145 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र थार मरुस्थल के किनारे बसा हुआ है। इस नगर के मध्य में खड़ा है अहिच्छत्रगढ़। प्राचीन समय में यह गुजरात, सिंध और मुल्तान को दिल्ली तथा उत्तर भारत से जोड़ने वाले व्यापारिक और सैनिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अब हम किले के पूर्वी प्रवेश द्वार से अंदर चलते हैं। राजमहल तक पहुंचने के लिए सुरक्षा द्वारों से गुजरना पड़ता है। यह घुमावदार मार्ग शत्रु सैनिकों, घोड़ों और हाथियों की गति रोकने के लिए बनाया गया था। हर द्वार के साथ किले का एक नया हिस्सा सामने आता है। इसके नाम का अर्थ सामान्यतः फन फैलाए नाग का किला माना जाता है। अहि का अर्थ है सर्प और छत्र का अर्थ है छाया देने वाला फन या सुरक्षात्मक छत्र। स्थानीय परंपराएं किले की शुरुआत प्राचीन नाग शासकों से जोड़ती हैं। संभव है कि यहाँ प्रारंभ में मिट्टी से बना कोई छोटा दुर्ग रहा हो, लेकिन आज दिखाई देने वाला विशाल किला मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी के आसपास आकार लेना शुरू करता है। इसके बाद चौहानों, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने अलग अलग समय पर इसमें नए निर्माण करवाए। नागौर पर अधिकार करना केवल एक नगर जीतना नहीं था। इस किले को नियंत्रित करने वाला शासक दिल्ली, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, गुजरात और सिंध को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों पर नजर रख सकता था। इसी कारण सदियों तक अलग अलग राजवंशों के बीच नागौर को लेकर संघर्ष होता रहा। मुगल काल में नागौर का संबंध प्रसिद्ध राजपूत योद्धा राव अमर सिंह राठौड़ से भी जुड़ा। अमर सिंह राठौड़ को मुगल बादशाह शाहजहां ने नागौर की जागीर प्रदान की थी। उनकी वीरता और स्वाभिमान से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी राजस्थान की लोक परंपराओं में सुनाई जाती हैं। हालांकि आज किले के भीतर दिखाई देने वाले अधिकांश सुंदर महल बाद के समय में विकसित हुए। विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में महाराजा बख्त सिंह के शासनकाल में अहिच्छत्रगढ़ के भीतर कई महलों, दरबारों, बागों, फव्वारों और जल व्यवस्थाओं का निर्माण तथा विस्तार हुआ। यही वह समय था जब यह सैनिक किला एक भव्य शाही निवास में बदलने लगा। अंतिम दरवाजे के बाद अहिच्छत्रगढ़ का पूरा चरित्र बदल जाता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि अहिच्छत्रगढ़ केवल युद्ध के लिए बनाया गया किला नहीं था। इसके भीतर एक पूरा शाही संसार बसाया गया था। अलग अलग काल में बने 5 प्रमुख महल खुले आंगनों, बरामदों, मेहराबों और बागों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ भवन पुराने निर्माणों के ऊपर बनाए गए थे, इसलिए किले की दीवारों और फर्शों में वास्तुकला की कई ऐतिहासिक परतें दिखाई देती हैं। किले का एक हिस्सा आज राणवास नामक लग्जरी हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जा चुका है। हम दाईं ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे सामने आती है शाहजहानी मस्जिद, जिसका निर्माण मुगल काल में हुआ था और जो किले की राजपूत मुगल विरासत का एक सुंदर उदाहरण है। किले के कई हिस्से इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उनके मूल स्वरूप को पहचानना भी कठिन था। 1985 में इस किले को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ने अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद लगभग 2 दशकों तक यहाँ व्यापक पुनरुद्धार कार्य किया गया। इस परियोजना को गेटी फाउंडेशन, हेलेन हैमलिन ट्रस्ट और मारवाड़ जोधपुर के पूर्व राज परिवार सहित विभिन्न संस्थाओं का सहयोग मिला। इसी प्रयास के कारण आज हम अहिच्छत्रगढ़ को केवल खंडहर के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित ऐतिहासिक परिसर के रूप में देख पाते हैं। अब हम उस मुख्य परिसर में प्रवेश कर रहे हैं जहां अहिच्छत्रगढ़ के प्रमुख महल स्थित हैं। यहीं से किले का शाही और आवासीय भाग शुरू होता है।
हम शुरुआत करते हैं हाड़ी रानी महल से। यह एक ऊंचा संकरा और 3 मंजिला महल है, जिसकी प्रत्येक मंजिल पर चित्रकारी के अवशेष मिलते हैं। सबसे पहले हम इसके भूतल में प्रवेश करते हैं। ये खुला सभागार संभवतः राज परिवार की बैठकों, स्वागत समारोहों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज यहाँ बच्चों के खेलने की एक छोटी लकड़ी की गाड़ी और पारंपरिक बैलगाड़ी प्रदर्शित की गई है, जो उस समय के शाही और घरेलू जीवन की झलक देती हैं। भूतल की ऊपरी दीवारों, मेहराबों और छत पर चित्रकारी दिखाई देती है। इनमें फूल पत्तियों के अलंकरण, ज्यामितीय आकृतियां और दरबारी जीवन से जुड़े सजावटी चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। समय और उपेक्षा के कारण कई चित्र धुंधले हो चुके हैं, फिर भी उनकी बारीक रेखाएं और रंग महल की पुरानी भव्यता का अनुमान देते हैं। ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ते ही महल का स्वरूप अधिक निजी हो जाता है। ये भाग राजपरिवार की महिलाओं के आवास के रूप में इस्तेमाल होते थे। पहली मंजिल पर कभी एक पूरा कक्ष दीवारों और छत तक चित्रों से सजाया गया था, जबकि सबसे ऊपरी मंजिल पर घुमावदार छत वाला अपेक्षाकृत छोटा निजी कक्ष है। हाड़ी रानी महल को पार करते ही हम एक बड़े खुले आंगन में पहुंचते हैं। इसी आंगन की ओर किले की कई अन्य शाही इमारतें खुलती हैं, जिससे यह पूरा क्षेत्र महल परिसर का केंद्रीय साझा स्थान प्रतीत होता है। यहाँ से अलग अलग महलों, बरामदों और मंडपों के प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं। अब हम पहुंचते हैं आभा महल में, अहिचित्रगढ़ के सबसे भव्य और कलात्मक महलों में से एक। यह एक बड़ा 2 मंजिला महल है, जिसकी अंदरूनी और बाहरी दीवारें कभी विस्तृत चित्रकारी से सजी हुई थीं। महल का मुख्य आकर्षण इसका ऊंचा केंद्रीय सभागार है, जो दोनों मंजिलों की ऊंचाई तक खुला हुआ है। अंदर का भाग 12 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बटा है। बड़े बड़े घुमावदार मेहराब एक कक्ष को दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे पूरा महल खुला और भव्य दिखाई देता है। आभा महल की दीवारों, मेहराबों और छतों पर फर्श से लेकर ऊपर तक चित्रकारी की गई थी। इनमें फूल पत्तियों के अलंकरण, ज्यामितीय आकृतियां, छोटे मानवीय चित्र, दरबारी जीवन के दृश्य और युद्ध के चित्र शामिल थे। छत पर भी सुंदर ज्यामितीय रचनाएं हैं, जिनमें कुछ जगह पंखों वाली आकृतियां गोलाकार रूप में दिखाई देती हैं। कुछ हिस्सों में मूल चित्रित फर्श के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। आभा महल केवल सुंदरता के लिए नहीं बना था, इसमें पानी और हवा से ठंडक पहुंचाने की जटिल व्यवस्था थी। इसके साथ एक शाही हमाम भी जुड़ा था। माना जाता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यही महल शासन और प्रशासन का प्रमुख केंद्र रहा होगा। इसलिए आभा महल को अहिचित्रगढ़ का शाही और प्रशासनिक हृदय कहा जा सकता है। बाहर की ओर, विशेषकर पूर्वी भाग में फूलों वाले सजावटी पैनल इस महल की पुरानी सुंदरता का संकेत देते हैं। अब हम रेक्टेंगुलर बारादरी में प्रवेश कर रहे हैं, जो अहिचित्रगढ़ के सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक है। यह विशाल मंडप अपने 104 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे परिसर में खुलापन और विशालता का अद्भुत अनुभव कराते हैं।
इसके ठीक सामने एक बड़ा जलाशय दिखाई देता है, जिसे आज की भाषा में रानियों का स्विमिंग पूल कहा जा सकता है। यह किले की विस्तृत जल व्यवस्था का हिस्सा था। बारादरी और इसके आसपास का क्षेत्र जनाना महलों से जुड़ा हुआ था। खुले, हवादार और छायादार होने के कारण यह रानियों के टहलने, बैठने और समय बिताने के लिए उपयुक्त स्थान रहा होगा। आसपास के फव्वारे, जल नहरें और जलाशय इस पूरे क्षेत्र को ठंडा और सुखद बनाए रखते थे। बाईं ओर दिखाई देने वाली यह सुंदर छतरी ऐसी 2 छतरियों में से एक है जिन्हें सावन और भादो कहा जाता है। ये रानियों के विश्राम और मनोरंजन के लिए बनाए गए मंडप थे और इस शाही उद्यान परिसर का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बारादरी से सटा यह ऊंचा मंच दीवान ए आम क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। कल्पना कीजिए, नीचे प्रजा से भरा यह विशाल प्रांगण और ऊपर इस मंच पर विराजमान राजा। यहीं पर जनता अपनी शिकायतें और निवेदन प्रस्तुत करती होगी और राजा उनकी बातें सुनकर निर्णय देता होगा। अब हम पहुंचते हैं बख्त सिंह महल में। यह महल 18वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है और इस परिसर में बना अंतिम प्रमुख महल था। यह अहिचित्रगढ़ के महलों में सबसे ऊंचा भी है। इसके भूतल पर एक खुला, दोहरी ऊंचाई वाला सभागार है। इसी महल में एक मध्य मंजिल भी बनाई गई है। भूतल का स्वागत कक्ष कभी फूल पत्तियों की चित्रकारी से सजा हुआ था, लेकिन आज यह मोटी चूने की परत के नीचे ढका हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि मूल चित्रकारी कितनी सुरक्षित बची हुई है। एक स्तंभ शीर्ष को खोलने पर हरे रंग की सपाट सजावट दिखाई दी है, जो यहाँ की पुरानी रंग सज्जा का संकेत देती है। मध्य मंजिल की छत पर भी चित्रकारी है। इसमें फूलों और ज्यामितीय आकृतियों का आपस में जुड़ा हुआ सुंदर विन्यास बनाया गया था। कभी इस चित्रकारी पर सोने का काम भी था, लेकिन आज यह छत पानी के रिसाव के कारण काफी खराब स्थिति में है और मूल सोने की सजावट का अधिकांश भाग खुरच दिया गया है। बख्त सिंह महल के पीछे स्थित हिस्सा रणवास कहलाता है, यानी रानियों का निवास। 18वीं शताब्दी में यह महाराजा बख्त सिंह का आवासीय जनाना परिसर था। अहिचित्रगढ़ के पुनरुद्धार के दौरान रानियों के इन पुराने निवासों को सावधानी से एक हेरिटेज होटल में बदला गया। आज रणवास में 10 हवेलियों में फैले 27 कमरे हैं। साथ में आंगन, बाग, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल भी मौजूद हैं। यह है अकबरी महल। माना जाता है कि यह महल मुगल बादशाह अकबर के काल में बनाया गया था। अपनी ऐतिहासिक महत्ता और सुंदर चित्रकारी के कारण यह अहिचित्रगढ़ के सबसे खास महलों में गिना जाता है। महल के भीतर एक बंद आंगन है। बाहरी बरामदे में मेहराबी गलियारा है। इसके मेहराबों पर फूल पत्तियों की सजावट है और स्तंभों पर कभी महिलाओं के चित्र बने थे, जिनमें से कुछ अब नष्ट हो चुके हैं। अंदर एक लंबा कक्ष है, जिसकी घुमावदार छत भी चित्रों से सजी हुई है। इन चित्रों में दरबारी जीवन, आराम करती महिलाएं, संगीत, बातचीत और मदिरापान जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। छत पर पृथ्वी, जल और आकाश का चित्रण है, जिसमें बादल, बिजली की आकृतियां और तैरती हुई मानव आकृतियां दिखाई देती हैं। दीवार चित्रों के साथ यहां शीशे का जड़ाऊ काम भी था। दीवारों की छोटी अलमारियों में मदिरा की बोतलों जैसी आकृतियां चित्रित हैं। इससे लगता है कि यह स्थान शाही विश्राम और मनोरंजन से जुड़ा रहा होगा। यह है शाही हमाम, यानी राज परिवार का स्नान गृह। यह अकबरी महल के पश्चिम में बने कक्षों के समूह का हिस्सा है और माना जाता है कि इसका निर्माण भी अकबरी महल के समय के आसपास हुआ था। इस हमाम में 3 छोटे कक्ष हैं। हर कक्ष के ऊपर गुंबदनुमा छत है। इन गुंबदों के बीच में फूलों की नक्काशी है और छतों पर पत्तियों तथा ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी की गई है। दीवारों में छोटे छोटे मेहराबदार आले बने हैं, जिन पर भी रंग सज्जा दिखाई देती है। पहले कक्ष में अकबरी महल की तरह शीशे का जड़ाऊ काम मिलता है। यहाँ स्नान के लिए एक हौज भी बना हुआ है। हालांकि इस कक्ष की अधिकतर चित्रकारी अब नष्ट हो चुकी है। दूसरे और तीसरे कक्षों में मूल चित्रकारी का लगभग आधा भाग आज भी सुरक्षित है। इन कमरों के बाहर एक मार्ग भी था, जिसकी दीवारों पर कभी चित्रकारी थी, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है या आज छूने की परत के नीचे छिपा हुआ है। अकबरी महल के दक्षिण में स्थित पील खाना कभी किले का हाथीशाला क्षेत्र था, जहां शाही हाथियों को रखा जाता था। यह है दीपक महल, यानी दियों का महल। यह एक छोटा महल है, जिसका उपयोग हजारों दीपों की रात जैसे विशेष उत्सवों में किया जाता था। इसके आंगन की दीवारों में सैकड़ों छोटे मेहराबदार आले बने हैं। हर आले में एक दीपक रखा जाता था। जब ये सभी दीपक एक साथ जलते होंगे
तो पूरा आंगन रोशनी से भर जाता होगा। आंगन के दोनों ओर 2 कक्ष हैं जिनमें कभी फूल पत्तियों की सजावटी चित्रकारी थी। आज ये चित्र अधिकतर नष्ट हो चुके हैं। दक्षिणी कक्ष में कुछ चित्रकारी बची है, हालांकि उसका बड़ा भाग छूने की परत से ढका हुआ है। उत्तरी कक्ष की लगभग पूरी चित्रकारी खो चुकी है और उसकी ज्यादातर दीवारों पर दोबारा प्लास्टर किया गया है। जो चित्र आज दिखाई देते हैं वे सफेद चूने की पृष्ठभूमि पर हरे रंग की बहुत सरल पुष्पीय सजावट हैं। इसके बाद हम किले की जल व्यवस्था को देखते हैं। नागौर जैसे सूखे क्षेत्र में पानी केवल सजावट के लिए नहीं था, बल्कि पूरे महल परिसर की योजना का केंद्र था। वर्षा जल को सीमित मानसून के दौरान इकट्ठा किया जाता था और फिर कुओं, टंकियों, भूमिगत जलाशयों, पाइपों और नहरों के माध्यम से महलों, बागों और फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। किले के भीतर पानी एक स्थान पर रुकता नहीं था। वही पानी पहले आंगनों और कमरों से होकर गुजरता, फिर फव्वारों और ठंडक देने वाली व्यवस्थाओं में उपयोग होता और बाद में बागों की सिंचाई में काम आता था। संरक्षण कार्य के दौरान आभा महल और अन्य हिस्सों की पुरानी जल प्रणाली का अध्ययन किया गया। पुराने पाइप, पानी की टंकियां और फव्वारे साफ किए गए। इसी से पता चलता है कि यहाँ की जल व्यवस्था कितनी व्यवस्थित और उन्नत थी। यह एक बड़ा जलाशय है जिसके बीचों बीच बना हुआ है जल महल। चारों ओर पानी से घिरे इस छोटे मंडप में रानी झूले पर बैठकर समय बिताती होगी। पानी से घिरा यह पूरा दृश्य शाही विश्राम, ठंडक और सौंदर्य का हिस्सा था। इसके पास स्थित यह स्क्वायर बारादरी है, जिसे 36 स्तंभों वाली रेक्टेंगुलर बारादरी भी कहा जाता है। खुले स्तंभों वाला यह मंडप हवा, छाया और पानी के बीच बने शाही विश्राम स्थल का सुंदर उदाहरण है। महल परिसर में फव्वारे, हमाम, जल नहरें और ठंडक देने की व्यवस्थाएं इस जल प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। पानी के बहाव, मोटी दीवारों, छायादार कमरों और वायु संचार की मदद से इन महलों को रेगिस्तान की गर्मी में भी आरामदायक बनाया जाता था। इसलिए अहिचित्रगढ़ में दिखने वाले फव्वारे और बाग केवल शाही सुंदरता नहीं दिखाते, इनके पीछे वर्षा जल संचयन, भंडारण और वितरण की छिपी हुई इंजीनियरिंग थी, जिसने इस सूखे किले को ठंडे और जीवंत शाही परिसर में बदल दिया। यह है सूरज पोल। इसके अंदर फैला यह विशाल खुला मैदान किले के सबसे बड़े खुले स्थलों में से एक है। ऐसे स्थानों का उपयोग सैनिकों के एकत्र होने, शाही जुलूसों की तैयारी, घुड़सवारों और हाथियों की तैनाती तथा बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा होगा। मुख्य महल परिसर से थोड़ा अलग उत्तर पूर्व दिशा में कृष्ण मंदिर स्थित है। इसके अंदर कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाएं दीवार चित्रों के रूप में दिखाई देती हैं। अहिच्छत्रगढ़ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। इसके महल, बाग, फव्वारे, जल प्रणालियां, चित्रित दीवारें और शांत आंगन हमें उस शाही जीवन की झलक दिखाते हैं जो कभी इस रेगिस्तानी नगर के भीतर फलता फूलता था। नागौर का अहिच्छत्रगढ़ राजस्थान के उन दुर्लभ किलों में से है जहां स्थापत्य, कला, जल इंजीनियरिंग और इतिहास एक साथ दिखाई देते हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा भारत की किसी और ऐतिहासिक धरोहर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।